लेक्चर नंबर 88। पेज नंबर 613। रिटर्न। Every registered person shall furnish till due date a true, complete and correct return up to 15 of the उस महीना या 15 of the next month, 15 of the next month following the end of the month, महीने के एंड के बाद जो 15 आएगी बैंक में जमा करवा दें या बोर्ड जैसे कहे वैसे जमा करवा दें जी। रिटर्न में क्या क्या लिखा होता है? टायर परचेज किए और गाड़ियां बेची। रिटर्न में क्या लिखा होता है? कितना टैक्स बनता था और कितना पे किया। सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, बोर्ड अगर किसी को कहे तो वो instead of monthly will file quarterly। बोर्ड अगर किसी को कहे तो वो मंथली की जगह क्या जमा करवाएगा? क्वार्टरली, अगर बोर्ड किसी को कह दे। और मंथली वाले को कहा जा सकता है कि मंथली के साथ जमा करवाओ प्लस एनुअल, और क्वार्टरली वाले को भी कहा जा सकता है कि क्वार्टरली के साथ जमा करवाओ एनुअल। ये कॉन्सेप्ट देखें मैं कन्वे कर पाया हूं आपको। मंथली वाले को कहा जाएगा मंथली जमा ना करवाओ, इसकी जगह क्या जमा करवाओ? क्वार्टरली। देखें पहले, लेकिन हर मंथली वाले को एनुअल बोर्ड जमा कराने को कह सकते हैं और हर क्वार्टरली वाले को भी एनुअल जमा करवाने को कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मंथली और क्वार्टरली भी मांग रहा हो। तो मंथली वाले को रिलैक्स करने के लिए क्या मांग सकते हैं? हर महीने ना हो, 3 महीने बाद आ जाओ। मंथली वाले को रिलैक्स करने के लिए कह सकता है। लेकिन मंथली वाले को भी और क्वार्टरली वाले को भी कहा जा सकता है कि एनुअल भी जमा करवाओ। नोट टेस्ट दे दी। वो जो चैप्टर 23 के ना, हाँ चैप्टर 23 वो तो करेंगे इंशाल्लाह एंड पे। तो पिछले 2 सवालों के भी डेबिट क्रेडिट नोट रिवाइज करानी है। फोन सुन के फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं थोड़ी देर में। क्या चीज? हाँ वो भी रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, चलें। किधर कब? अच्छा, आप लोग। The board may require any person or class of person to submit return on quarterly basis। आगे लिख लें instead of monthly, फिर वो monthly जमा नहीं करवाएगा। और board may require any person to submit return annually in addition to monthly or quarterly। लेकिन ये सारा मे है, मे बोर्ड में, मतलब ये सारा जनरल रूल नहीं है। मतलब हर एक ने एनुअल नहीं जमा करवानी होती। जिसको कौन कहेगा? बोर्ड कहेगा। मतलब ये बाइंडिंग नहीं है कि मंथली वाले ने एनुअल भी जमा करवानी है। मंथली और एनुअल में ये फर्क होगा ना, मंथली 12 महीने की और एनुअल का मतलब बस सारी चीजें जमा करके 12 महीने की। ये सारा अगर बोर्ड कहेगा, वरना आम हालात में क्या है? आम हालात में क्या है? आम हालात में तो मंथली है। अच्छा, ये इंशाल्लाह ना हम अभी कुछ नीचे पढ़ना है ऑनलाइन पेमेंट्स, तो फिर इंशाल्लाह आते हैं। ओवर ड्यू रिटर्न आपने कितने दिनों में जमा करवानी है? ओवर ड्यू क्या होती है? जो जमा नहीं करवाई, पेज 613। ओवर ड्यू क्या होती है? जो जमा
नहीं करवाई। फ्रॉड के केसेस में पिछले 15 सालों की रिटर्न, और अगर फ्रॉड नहीं किया हुआ, भूले से गलती हो गई है, तो कितने सालों की रिटर्न? पिछले 5 सालों की रिटर्न। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेते हैं। मार्च 2022 की रिटर्न 5 सालों में जमा करवानी है, बताएं कब तक? The Inland Revenue Officer can require a person to file overdue return within 15 days of notice. The notice may be issued within 15 years of fraud cases and 5 years from the end of the financial year in which the return was due. From the end of the financial year in which return was due. What is the end of financial year? गवर्नमेंट का साल तो 30 जून को एंड होता है, 30 जून, वहां से आगे 5 साल गिने। अच्छा, तो ये तो बड़ा मजे का पॉइंट हो गया फिर। यानी मार्च से नहीं गिनना शुरू करना, कहां से गिनना शुरू करना है? फ्रॉम द फ्रॉड केस की भी एग्जांपल कर लें एक जी। सितंबर 2008 में फ्रॉड किया है, इसकी रिटर्न कब तक मांग सकते हैं? 2088 में जाके, 80 साल बाद, 15 साल के अंदर। चलें गिने। नहीं, सितंबर 8 से नहीं गिनना शुरू करना, पता है गिनना कहां से शुरू करना है? 30 जून 9 से। नहीं 30 जून 8 से कैसे? ओ भाई 30 जून फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज ड्यू। सो बताएं, मतलब सादा सी बात है, इसके बाद कौन सा 30 जून आने? 30 जून 9, आराम से गिने, कोई जल्दी नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो टिल 30 जून 24। तो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिक्वायर अ पर्सन टू फाइल ओवरड्यू रिटर्न विद इन 15 डेज। ये 15 डेज क्या है? विद इन 15 डेज मतलब ये तो नहीं कि फ्रॉड केस में आपको 15 साल बाद ही याद आएगा, कमिश्नर को कभी भी याद आ सकता है। जब कमिश्नर ने कह दिया उसके कितने दिनों में? 15 दिनों में आपने रिटर्न जमा करवानी, ठीक है। अच्छा, अब लिखें सवाल। There is a fraud case. TP filed return. TP didn't file return. Of October 2006. Commissioner demanded Commissioner sent notice on 12 अक्टूबर 2019 to file return. Is notice valid? क्या ये नोटिस वैलिड है? पहला सवाल। By when he should file? चलें, इन दोनों बातों का जवाब दें। क्या नोटिस वैलिड है या नहीं? और अगर वैलिड है अच्छा, कोई आपको कहे कि 15 मिनट में आ जाना, 15 सालों में 15 मिनट में आ जाना, तो अगर आप 10वें मिनट आगे तो सही है ना। कोई गवर्नमेंट कहे कि 15 सालों में हम तुमसे रिटर्न मांग सकते हैं, और अगर 10 सालों बाद मांग ले तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये नहीं कि आप 16वें मिनट में आ रहे हो, ये नहीं कि 16 सालों बाद मांग रहे हो। अब इन दोनों बातों का जवाब दें मुझे बताएं, पहली वाली बात का जवाब कैसे देंगे आप?
मैं आपके सामने दो हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, पहली वाली बात का जवाब कैसे देंगे और दूसरी वाली बात का जवाब कैसे देंगे। अब मुझे बताएं कौन सा हाइलाइटर देख के पहली वाली बात का जवाब देंगे और कौन सा हाइलाइटर देख के दूसरी वाली बात का जवाब देंगे। मतलब इस नोटिस वैलिड के लिए तो पहले ये देखना पड़ेगा ना 15 साल के अंदर इशू भी किया या नहीं। तो इसका जवाब कैन बी इशूड बाय, कैन बी इशूड बाय, 1 मिनट मुझे अब गिन लेने दें। 30 9 10 11 12 13 14 15 ओह 30 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कैन बी इशूड बाय 30 जून 2200 वैलिड, क्योंकि 19 में कर दिया ना। मतलब आपको 15 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में आ गए, ये तो नहीं कि जाओ। ठीक है, अगले सवाल का जवाब दें। बाय व्हेन ही शुड फाइल इन 15 days, दैट इज बाय 13 14 15 16 17 18, शौक से क्लास लें, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, डेट इज बाय ये 30 से 21 है, दोबारा गिन लेते हैं। 30 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 चलें जी। कितने सालों में वो नोटिस दे सकते हैं? तस्वीर, कितने सालों में वो नोटिस दे सकते हैं? जब उन्होंने नोटिस दे दिया तो 15 दिन में क्या होगा? क्लियर? वाइट शर्ट, 15 दिन में आपने रिटर्न जमा करवानी होगी। बेटे तुम 15 सालों में कभी भी आ जाना, अपनी पढ़ाई से फारिग हो गए, 15 दिन में तुम्हारी शादी करा दूंगी। मतलब अगर वो फिर छोक में 10वें साल ही आ गया वापस, तो फिर 15 दिन में उसकी शादी करा दी जाएगी। तो 15 सालों की पुरानी रिटर्न मांगी जा, लेकिन जब मांग ली जाएगी तो फिर आपके पास दिन कितने रह जाएंगे? कुछ समझ आ रही है बात? यस नो बता दें। क्लियर? तो कितने पुराने सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है? 5 सालों की नॉन फ्रॉड केसेस में और फ्रॉड केसेस में 15 सालों। रिटर्न आपने करनी है रिवाइज, क्या मतलब? उसमें आउटपुट गलत होगा या इनपुट गलत होगा, वर्किंग 1 गलत होगी 2 गलत होगी 3 गलत होगी। रिवीजन ऑफ रिटर्न कितने दिनों में? विद इन 60 डेज। अगर टैक्स ज्यादा करके ला रहे हैं या रिफंड तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत, और अगर टैक्स कम करके ला रहे हैं और रिफंड तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत है। ऐसे ही होना चाहिए ना। और अगर 61 डेज के बाद 120 दिनों के अंदर अंदर आ रहे हैं तो फिर तो अप्रूवल 120 दिन के बाद आपकी रिटर्न हम रिवाइज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फिर कुछ और हार्श मेजर्स होती हैं, वो टैक्स वाले खुद लेते हैं, फिर आप नहीं रिटर्न रिवाइज कर सकते, फिर आप नहीं रिटर्न रिवाइज कर सकते। यानी एक अम्मी मौका देती है ना, बनाओ बेटा चाहे, दोबारा जरा ट्राई करो, दोबारा 2-3 दफा तू जान दे। अब आपके पास रिवाइज करके चाय बनाने का मौका हो, मैं वेख लांगी आप पे, जा तू आइंदा किचन च ना आई, मुंह भी ले जा अपना। ओके, तो 60 डेज में अंदर रिटर्न रिवाइज कर दें तो क्या होगा फायदा? अप्रूवल रिकॉर्ड नहीं है अगर हुकूमत को खुशी दे रहे हैं, और अगर हुकूमत को गम दे रहे हैं तो, और एक सूरत में कमिश्नर की अप्रूवल हर हाल में रिकॉर्ड है। क्या हुआ, पेज नहीं मिल रहा? मिल गया, चलें ये तो अच्छा होगा। A registered person may on approval of commissioner file a revised return to correct any omission, और कोई भी गलती आप सही कर लें। It can be revised within, ये लिमिट है, इसके बाद नहीं रिवाइज कर सकते, फिर कमिश्नर खुद ही देखेगा क्या करना है। Approval shall not be required in case revised return is filed within
60 days. अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, पता है उसने अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, तो फिर ये ना देखें, ये भी ना देखें, फिर ये देखें क्या लिखा है उसने, अप्रूवल इज नॉट, तो बस ये देखें ना, फिर ये क्यों देख रहे हैं. अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन ऑफ द फाइलिंग ऑफ विद द टैक्स पेएबल इज मोर और रिफंड इज, टैक्स बढ़ा के लिए हैं या रिफंड, किससे कंपेयर करके, देन लिख के आना पड़ेगा. देन व्हाट, द रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी, यानी कि ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज तो वो पुरानी वाली है ना जिसको आप रिवाइज करना चाह रहे हैं. तो रिवीजन कितने दिनों में हो सकती है, 120 दिनों में. उसमें इस दौरान हो तो रिवीजन, इस दौरान हो तो अप्रूवल चाहिए, और इसमें भी अप्रूवल, उधर अप्रूवल जी, अप्रूवल नहीं, ऐसी कोई बात यहां नहीं लिखी हुई. पॉइंट नंबर 4 क्लास हुई है. चलें पॉइंट नंबर 4, मतलब घर वाले कह रहे हैं ना कोई सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है, क्योंकि पेपर बनाते बनाते पता नहीं रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर लेकिन काफ़ी नए सवाल डाले हैं हमने इस दफ़ा जो पास्ट में कभी भी नहीं डाले थे. बिजनेस के चैप्टर में तो आखिरी रिवीजन हो जाएगी, बिजनेस के न्यूमेरिकल में तो ऐसी रिवीजन होगी कि ओके. हाँ, इसकी डायग्राम बनी हुई है शायद कहीं, ये बनी हुई है पेज 624 पर. पेज 624 पर आप बैठे हुए थे रशीदा के साथ, अपनी बेगम के साथ, तो बैठे बैठे आपको ख्याल आ गया कि मैं रिटर्न रिवाइज कर दूं, बैठे बैठे ख्याल आ गया माल्टे खाते हुए कि मैं रिटर्न रिवाइज कर दूं. तो गवर्नमेंट कहती है कोई मसला नहीं, आप रिटर्न रिवाइज कर दो. रिटर्न फाइल किया आपने इस दिन, इधर आपको ख्याल आया रिटर्न फाइल की, आप टैक्स जमा करवाएं जो नहीं जमा करवाया हुआ, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाएं, जुर्माना हम आपसे कोई नहीं लेंगे, क्योंकि आपको बैठे बैठे खुद ही ख्याल आ गया था. से टैक्स वालों ने कुछ कहा ही नहीं आपको बैठे बैठे ख्याल आ गया कि नहीं मैंने हुकूमत का टैक्स मारा हुआ है, मैं मर गया तो क्या होगा, इस तरह बैठे बैठे ख्याल आ गया खुद ही. बैठे बैठे नहीं, अम्मी के पास अब चले जाते हैं, अम्मी बहुत हो गई जिंदगी के अंदर, पता नहीं कितनी दफा आपसे नाफरमानी की, अम्मी माफ कर दें, बैठे बैठे नहीं ख्याल आ गया, तो अम्मी की तो खुशियां जो है वो, अच्छा नो पेनल्टी. एक दफ़ा एक नौजवान को देखा था मैंने, वालिदैन के पास आके बैठे बैठे बस माफ़ कर दें, मेरे तो सारे अमाल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ही राज़ी ना हुए तो. बाप के बारे में तो वैसे ही आता है, जन्नत का दरवाज़ा है. तो अच्छा, टैक्स, माँ के तो फ़ज़ाइल पता है ना सबको, बाप के भी बताने हैं. टैक्स डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और नो पेनल्टी. लेकिन अगर आपको, भाई जल्दी बैठे हाइब्रिड में, लेकिन अगर आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया था कि आपका ऑडिट शुरू होने लगा है, आप रशीदा के साथ बैठे हुए थे और डाकिया आया, डाकिया ने कहा जी आपका ऑडिट शुरू होने लगा, तो रशीदा ने कहा मैं पहले ही कह रही थी रिटर्न रिवाइज कर दे. वो शेखुपुरा की तूने कोई सेल नहीं डाली हुई, उसका आउटपुट तूने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. आप रशीदा देखिए आउटपुट सेल तीनों बड़ा सेल्स टैक्स चढ़े हैं. अच्छा तो ऐसे नहीं बात करते बड़ों से छोटों से. नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया, अब तो वार्निंग मिल गई है ना. अब अगर आप आएंगे तो फिर टैक्स वाले इतना प्रोटोकॉल तो नहीं देंगे, आप तो कहेंगे हमने कुछ किया जो तुम्हें ख्याल आया रिटर्न रिवाइज करने का. अभी भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है रिटर्न रिवाइज करने का. अभी आप आसमानों में हैं, स्काई ब्लू, तो अभी भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. आप टैक्स जमा करवाएं जो मारा हुआ है गवर्नमेंट का, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाएं, और जो पेनल्टी कानून में लिखी हुई है, पेनल्टी कानून में ना कुछ जगह ₹1,00,000 है, कुछ जगह ₹50,000 है, कि आपने असल में रिटर्न गलत क्यों जमा कराई थी, उसकी पेनल्टी है. वो जुर्माने हमारे सिलेबस में नहीं है, उनकी अमाउंट्स, जो जुर्माना लॉ में बताया हुआ है उसका कितने फीसद जमा करवाएं, 25%. लेकिन अगर आपको नोटिस ऑफ ऑडिट से भी ख्याल नहीं आया, आपने कहा नोटिस ऑफ ऑडिट ही आया, ऑडिट में क्या कर लेंगे, तू नहीं मेरा आज तक ऑडिट कर सकी, उन्होंने क्या करना है, तो इस तरह की बातें बुतें करके आप अपने आप को तसल्ली करा रहे हैं. तो नोटिस ऑफ ऑडिट ही नहीं आया, आ गया, आने के बाद शो कॉज नोटिस भी आ गया. शो कॉज नोटिस ये होता है, ऑडिट में हमने आपकी गलतियां पकड़ ली हैं, आप शो कॉज वजह बताएं
क्यों ना अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर आपको ख्याल आया अब तो मैं रिटर्न रिवाइज कर ही दूं, फिर आप टैक्स जमा करवाएं, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाएं और 100%। अब आप कहेंगे ये तो सब कुछ ही हो गया, फिर पीछे रह क्या गया। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें आपको फिर ऑब्वियसली वो जेल शेल में नहीं लेके जाते, तो आप तंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों अमाउंट्स आपने खुशी से जमा करवा दिए। बहुत देर की तुमने मेहरबान आते आते, लेकिन उसका खमियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ये था जी। आप बताएं, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट अगर आपको ख्याल आ जाए, इस सिनेरियो का नाम बताएं, पहले वाले सिनेरियो का नाम बताएं, पहले वाले सिनेरियो का नाम बताएं। अगर आपको इधर ख्याल आ जाए, कहीं इधर इस दिन आ जाए, 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 इस दिन इस दिन आ जाए, इस दिन आ जाए ख्याल, अगर आपको इस दिन ख्याल आ जाए तो आपने कितनी पेनल्टी जमा करवानी है? 0 पेनल्टी बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट। लेकिन अगर आपको ख्याल आए आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस, बहुत मजा आ रहा है, अगर आपको ख्याल आए आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस, तो कितना? 25%। लेकिन अगर आपको ख्याल आए, अगर आपको ख्याल आए आफ्टर शो कॉज नोटिस, तो 100% पेनल्टी जमा करवाएंगे। तो ऐसे आप लोगों ने बनाया। आपको ख्याल आया इधर, आपको ख्याल आया इधर, या इससे पहले, या आपको ख्याल आया इसके बाद, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पेनल्टी विल चेंज। नहीं, ऑडिट मैंडेटरी तो नहीं होता सबके लिए बस। व्हेन फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, बोलो बोलो बोलो, व्हेन फाइलिंग अ 66 नंबर का मैंने अब असल में उसमें अब हुआ ये कि मैंने 2-3 थ्योरी के सवाल और डालने थे, लेकिन वो फिर 70-75 का हो जाना था, ताकि आईकेएफ के साथ बैलेंस होता, आधा न्यूमेरिकल आधी थ्योरी, लेकिन वो जाहिर बात है फिर जगह नहीं बची थी। अब 66 नंबर काफी थे। व्हेन फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इट इज फर्निश्ड। जब भी आपको ख्याल आए, ये नोटिस नहीं है कोई, पेज नंबर 614 जिथे दी, इस नोटिस से मुराद कोई नोटिस नहीं है, ये वो अंदर है जो जागा है। Whenever it comes to his ख्याल, जब भी आपको बैठे बैठे ख्याल आ जाए, माल्टे खाते हुए आए, मैंगो खाते हुए आए, जब भी आपको ख्याल आ जाए बैठे बैठे, लेकिन कब आया ख्याल? इधर देखे ना, क्लास इधर हो रही है, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले ख्याल आया, तो आपने क्या जमा करवाना है? जो टैक्स मारा हुआ है गवर्नमेंट का वो जमा कराएं, जमा लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाएं, जितने दिन लेट टैक्स जमा कराए, प्लस। लेकिन दौराने ऑडिट ख्याल आ गया, दौराने और बिफोर शो कॉज, बिफोर शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस से पहले ख्याल आ गया, बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। रिसीट कहां से होगी? एफबीआर के दफ्तर से। बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले, तो क्या करें? हाँ, अब टैक्स शॉर्ट पेड ना लिख के आइएगा, कमिश्नर टैक्स पॉइंट आउट किया होगा ऑडिट में, वो पॉइंट आउट किया हुआ टैक्स जमा करवाएं, डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 25%, पेनल्टी अगर लाख रुपए तो उसका 25%, अगर 2 लाख है तो उसका 25%। आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस आई फाइल्ड अ रिवाइज रिटर्न, ये बात ऊपर से मिला के पढ़िएगा घर में। आफ्टर इशुएंस ऑफ आई फाइल्ड अ, तो फिर क्या करें? टैक्स एवेडेड जमा करवाएं, प्लस इफ दिस अमाउंट इज पेड द शो कॉज नोटिस शैल स्टैंड कैंसल्ड। अगर आप ये जमा कराएं तो शो कॉज नोटिस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब ये है कि आपके नाम जो बदनाम हुआ था वो हम आपसे कहेंगे कि नहीं, सिस्टम को भी भुला दिया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं होती, छोड़ें, वो गलत फहमी थी हमारी। तो शो कॉज नोटिस कैंसिल भी कराना जरूरी होता है, वरना लोग बदनाम कहते हैं, यार ये वो जा रहे हैं ना खाला रशीदा का बेटा, इसको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, सॉरी रशीदा तो बेगम थी, ये जा रहे हैं ना रशीदा का शोर, इसको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। वरना लोग ना सेल्स टैक्स के सर्कल्स में बदनामी बना लेते हैं, ठीक है, ये जा रहा है ना, ये पीआरसी में फंक्शनल उर्दू इसकी रहेगी थी, फंक्शनल उर्दू नहीं है, फंक्शनल इंग्लिश है, ओ सॉरी फंक्शनल इंग्लिश भी नहीं है। अच्छा इंग्लिश में समझ रहे हैं, आपको आती है एफएससी वाली? अच्छा चलें आगे आगे चलें। द बोर्ड में रिक्वायर सर्टेन पर्सन्स टू फर्निश समरी ऑफ इंपोर्ट्स परचेज एंड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ मंथ। बोर्ड किसी बंदे को कह के
हेडिंग दें, समरी मंगवा सकते हैं चीजों की, समरी ऑफ इंपोर्ट्स। अच्छा जी, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, पर्टिकुलर्स ऑफ मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न में वो जो टैक्स इनवॉइस में चीजें थी ना तकरीबन वही हैं। अपना सेल्स टैक्सेशन नंबर डालना होता है, नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर डालना होता है, एनटीएन अनरजिस्टर्ड का डालना होता है, आपको याद होगा। अच्छा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डिस्क्रिप्शन, डिनायर, याद है ना, टैक्स क्रेडिट, कैरी फॉरवर्ड, वैल्यू ऑफ सेल, आउटपुट टैक्स, लोकल सेल, एग्जाम्प्ट सेल। मुझे पता है एग्जाम्प्ट सेल पे आउटपुट नहीं होता, लेकिन वैसे ही वो फॉर्मेट में उन्होंने कहा होता है कि बता दो एग्जाम्प्ट सेल पे आउटपुट कितने, वैल्यू ऑफ परचेज, इनपुट गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, एग्जाम्प्ट गुड्स, जीरो रेट अदर परचेज, एरियर ऑफ, एरियर क्या होता है, पुराना टैक्स कोई आपने जमा कराना है, अमाउंट पेबल, और इन द एंड न्यूमेरिकल में अमाउंट पेबल। तो ये वो जो हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट करते हैं सॉर्ट ऑफ उसी तरह की चीजें हैं। इसमें हम इनपुट को कहाँ डाल देते हैं, वर्किंग 1 में, आउटपुट को तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट न्यूमेरिकल के फेस पे लाते हैं, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो कहते हैं रिटर्न में ये सारी चीजें होनी चाहिए। वैसे एक एक्सेप्शन दे रहे हैं वो, कहते हैं अगर कोई रिटेलर की सेल 1 लाख से कम हो और आम लोगों को बेचा है तो फिर उनका एनआईसी वगैरह ना मांगा करो। बोले अगर किसी रिटेलर की सेल 1 लाख से कम हो तो आम लोगों से एनआईसी वगैरह ना मांगो। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले से, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न, याद है ना, एब्सेंस, सिकनेस, मिस एडवेंचर, याद आ गया। ये कहाँ पढ़ा था पहले, चैप्टर नंबर 15 में, सेक्शन 119। मेरे ख्याल से 15 दिन की मिलती थी, फिर चीफ कमिश्नर के पास जाते थे और 15 दिन की लेते थे, या नहीं मिलती थी, और अगर एक्सटेंशन मिल जाती थी फिर भी डिफॉल्ट सरचार्ज जमा। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है, एक लफ्ज टके का लफ्ज नहीं चेंज। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि मैं 15 को रिटर्न जमा करवाऊंगा या मुझे थोड़ी छूट दे दो, थोड़ी छूट नहीं, छूट दे दो। अच्छा, पहले फाइनल रिटर्न करें। फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न उसने जमा करवानी होगी जो अपना बिजनेस को क्या करवा के जा रहा है, डी रजिस्टर। कल हमने पढ़ा था रजिस्टर किन लोगों ने करवाना है अपने आप को। अगर एक होलसेलर ने होलसेल का काम बंद कर दिया है और अब होलसेलर कहता है मैं जो है वो अपनी टिंड करा के उस पर खुरक किया करूंगा बस घर बैठ के, तो ये अपने आप को क्या करा ले, इट वॉज नॉट इंटेंशनल एंड इट वॉज नॉट, नो प्रॉब्लम, हम भी कराते हैं। ये जब छुट्टियां होती हैं तो हम कराते हैं, जरा फ्रेश हो जाता है बंदा, इधर उधर से हवाएं निकल रही होती है मोटरसाइकिल पे। ये तो अ पर्सन अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे, शेल बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फर्निश, जा रहे हो तुम? हाँ मैं जा रहा हूँ, आज के बाद नहीं मैं डी रजिस्टर करा रहा हूँ, इम्पोर्ट कर नहीं बंद कर दिए, तो मैन्युफैक्चर मैं कुछ नहीं मैन्युफैक्चर कर सका, जिंदगी मेरी गुजर गई इस तरह। ये जो लोग होते हैं ना, शुक्र है मैं कभी कोई खुशी देखी नहीं जिंदा, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर हाथ, कान, पैर, जबान, सारी चीजें अल्लाह ने दी होती हैं, और अजीब बोंगे स्टेटस। फाइल रिटर्न कमीशन, इस रिटर्न का नाम बोले क्या होगा जो डी रजिस्टर वाला बंदा जा रहा होगा कराते, फाइनल रिटर्न या मंथली रिटर्न? द मैनर एंड टाइम विल बी डायरेक्टेड, इसका टाइम कौन बताएगा, कमिश्नर। अच्छा, ये अक्सर अब सवाल आ रहा है, मंथली रिटर्न कब जमा करवानी होती है, 15 तारीख को। मंथली रिटर्न कब जमा करवानी होती है, नेक्स्ट महीने की 15 को। फाइनल रिटर्न किसने जमा करवानी होती है, जो डी रजिस्टर करवा रहे। कब जमा करवानी होती है, टाइम कौन बताएगा, कमिश्नर। अब ये बहुत ज्यादा सवाल है, क्या पूछ रहे बार बार कि बताओ फाइनल रिटर्न किसने जमा करानी है, मंथली किसने जमा करानी है, स्पेशल रिटर्न किसने जमा करवानी है। स्पेशल रिटर्न इन एडिशन टू रिटर्न अंडर सेक्शन 26, सेक्शन 26 के अलावा, नॉर्मल रिटर्न के अलावा, और रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ स्पेशल रिटर्न, कितने दिनों में, विद इन सच डेट, कितने अरसे की, कवरिंग सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। इसकी एक मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पे होंडा सोल्ड कार्स टू फॉरेन क्रिकेटर्स, मतलब होंडा ने फॉरेन क्रिकेटर्स को गाड़ियां बेची। हो सकता है ऐसा कि फॉरेन क्रिकेटर्स किसी लंबे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान में आए तो उन्होंने कहा हमें अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, तो होंडा ने कहा ठीक है आपको बेच देते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी, कौन सी रिटर्न बनाओ, इन एडिशन टू
नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न में फॉरेन बंदों को जो बेची हुई है वो तो नजर तो नहीं आ रही होंगी, ये एक्सपोर्ट सेल तो नहीं है, ये तो लोकल सेल है। तो एक स्पेशल रिटर्न मांगी जाएगी, क्योंकि आपने वन ऑफ काम किया, आपने स्पेशल काम किया या नॉर्मल काम किया है, स्पेशल काम किया। जैसे एफबीआर वाले हमें कह दें आके कि भाई आप लोग आओ जरा बताओ कितने थोपिया के लड़के पढ़ा रहे हो इधर, जरा ले आओ सारे। नहीं मैंने तो कहा कालों को, तो अल्लाह की तरफ से उनका रंग है वो। इन एडिशन टू रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर, मुंह काले खोलूं या दिल काले खोलूं? मुंह काले खोलूं नहीं, दिल काले खोलूं, मुंह काला चंगा। समझ आई बात की? नहीं आपने नहीं सुना हुआ, दिल काले खोलूं मुंह काला चंगा, यानी कि ब्लैक फेस इज बेटर देन ब्लैक हार्ट। मतलब हार्ट ब्लैक जिस वजह से होता है वो सबको पता है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है ब्लैक हार्ट कैसे कैसे होता है। अच्छा, इन एडिशन टू रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ स्पेशल रिटर्न। कौन बंदा स्पेशल रिटर्न जमा करवाएगा बोले? ओ, रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ स्पेशल रिटर्न। कितने अरसे के लिए वो ही बताएगा, कितना पीरियड कवर करेगी बोर्ड बताएगा। इसमें क्या क्या लिखा होगा रिटर्न में? कितनी गाड़ियां बनाई, नहीं वो ही नहीं बताएगा, लिखा होगा इसमें कितनी गाड़ियां बनाई, कितना टायर खरीदे। कुछ पेड़ की खोल गए, जूम केड़ी मीटिंग है, बैठे इत्थे ही बैठे ने भाई की हो गया है, भाई गॉट इट, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट ऑफ एरियर्स मेड। अच्छा लो, और आखिरी चीज, अल्लाह अकबर, ये तो बहुत खतरनाक बात है। सर्कल लगाएं, रजिस्टर्ड बंदे से मांगेगा और रजिस्टर्ड और नॉट से भी मांग सकता है, यानी रजिस्टर्ड से भी मांग सकते हैं, अनरजिस्टर्ड से भी मांग सकता है, तू रिटर्न जमा करवा। ओए होए कमिश्नर, ये मे रिक्वायर एनी पर्सन whether registered or not to furnish a return, and person shall furnish it by the due date specified in the notice। तो इसने कब तक जमा करवानी है बोले? by the due date specified in the notice। अच्छा जी, बस ठीक है, 7-8-10 मिनट वेट करें फिर आगे कुछ और शुरू करते हैं। अब रिटर्न एज्यूम टू हैव बीन मेड, ये हमने पढ़ा था उधर सेल्स टैक्स इनकम टैक्स में। अगर आपने रिटर्न जमा करवाई तो आप ही के साइन होंगे, अनलेस कि आप खुद आके साबित कर दें कि मेरे साइन नहीं है, या अगर आपके एजेंट ने रिटर्न जमा करवाई तो भी समझा जाएगा आपने जमा करवा दी। वो भाई को क्या लब रहे हो मुझे बताओ, वीओएस की डेफिनेशन रिवाइज करनी है तो फिर पढ़ लो मेरे साथ। A return filed by an authorized representative shall be considered as having been filed by the person unless आप खुद आके कह दें ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बिला वजह मेरे साथ नथी हुआ रहता है, बिला वजह मेरा सेक्रेटरी, हर एक को कह रहे हैं मैं सेक्रेटरी हूं इसका, तो फिर और बात है। रजिस्टर्ड पर्सन शेल नेवर बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट ऑन सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड। हालांकि ऐसा तो नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हम तो अनरजिस्टर्ड की सेल को यहां लाते थे, फिर उसको यहां लिखते थे और उसका इनपुट फेस पे लेके जाते थे, याद है? यहां किसकी सेल आती थी? रजिस्टर्ड और अदर्स की। यहां किसकी सेल आती थी? अनरजिस्टर्ड की। अनरजिस्टर्ड की सेल को इधर लाते थे, लेकिन टैक्सेबल के नाम से, बस टैक्सेबल में तो दोनों पड़ी होती हैं, उसका इनपुट फेस पे माइनस करते थे। कह रहे हैं नहीं, हमारे बंदा, a registered person shall not be entitled to claim input on sale made to the FBR with the approval of federal government will prescribe the applicable sales tax threshold in future। FBR फ्यूचर में कोई थ्रेशहोल्ड बनाने लगा है, मतलब लिखें इस बात का। फॉर एग्जाम्पल FBR कह दे, फॉर एग्जाम्पल FBR कह दे अगर एक महीने में 6 मिलियन से ऊपर की चीजें अनरजिस्टर्ड को बेची, अपनी तरफ से लॉ बना रहा हूं मैं, अपनी तरफ से लॉ बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल FBR कह दे एक महीने में 6 मिलियन से ऊपर की चीजें किसी अनरजिस्टर्ड को बेची तो इनपुट डेड।
6 मिलियन को अंडरलाइन करके, ये मिसाल है, ये मिसाल है। आपने शुरू में लिख लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। 6 मिलियन ये मिसाल दी है सर ने, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कानून में, ये मिसाल दी है। आने वाले दिनों में बोले क्या होने वाला है पाकिस्तान में, जल्दी बताएं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कभी के आप अनरजिस्टर्ड बंदे को बहुत ज्यादा सेल करें और गवर्नमेंट को चढ़ जाए गुस्सा, और गवर्नमेंट कहे इसका इनपुट डेड। आने वाले दिनों में शायद हमारी किताब अगर किसी गवर्नमेंट के बंदे के हाथों लग गई तो फिर शायद क्या लिमिट इंट्रोड्यूस होने वाली है पाकिस्तान में, 6 मिलियन। अगर 6 मिलियन से ऊपर आपने एक महीने मान रजिस्टर्ड को भेज दी चीजें, गवर्नमेंट को गुस्सा चढ़ जाएगा। ऐसी कोई लिमिट अभी लॉ में नहीं है। दोनों बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के देखो। A registered person shall not be entitled to claim input. The FBR with the approval of will prescribe या have prescribed, will करेगी prescribe the threshold in future। वैसे हमने क्या threshold लगाया अभी, लेकिन FBR इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस। आपको एक बात बता दूं आउट ऑफ सिलेबस, पिछले साल ये थ्रेशोल्ड था 10 मिलियन, लेकिन अब वो डिलीट हो गया हुआ लॉ से। अब गवर्नमेंट ने कहा हम कोई थ्रेशोल्ड और सोच रहे हैं। पिछले साल ये तो फिर अब न्यूमेरिकल बड़े अजीब से हुआ करते थे, यानी सेल टू अनरजिस्टर्ड अगर एक बंदे को 10 मिलियन की करते थे उसको अलग तरीके से देखते थे, छोड़े परे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सेल्स टैक्स में किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है और किसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। ये डायग्राम आपको हम भेज देंगे। टीयर 1 रिटेलर्स ने सेल टैक्स जो करना है एक बार ही कर ले, फिर बाद से। अच्छा, टीयर 1 रिटेलर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है सेल्स टैक्स में। हाथ ऐसे रखे ना, मेरे साथ रिवीजन हो जाती है, जिस तरह सर कर रहे थे मैंने भी किया। अच्छा जी, वो पुत्र खब्बी बां तेरे तो सज्जा खब्बा ये लेते सही नहीं होया। टीयर 1 रिटेलर्स ने अपने आप को क्या करवाना होता है, रजिस्टर, क्योंकि ये बड़े रिटेलर्स हैं। एंड कौन से मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। ये बात क्लियर है तो हाथ खड़ा कर दें। सबने हाथ खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। टीयर 1 रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स हैं, छोटे। इधर से जूता आएगा डायरेक्ट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इधर एंगल बन रहा है मेरा। अच्छा वर्टिकल, ओके। टीयर 1 रिटेलर्स ने अपने आप को क्या करवाना है, और अदर देन टीयर 1 ने नहीं करवाना। और जो मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स ने क्या करना है, अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स ने, नीचे ना पड़े, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। और कॉटेज इंडस्ट्री ने भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। अच्छा, आज हम कुछ और पढ़ने लगे हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं अगर ये लोग ऑनलाइन सेल्स करें, अगर ये लोग, तो उसमें 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हुई हैं। एक डेफिनेशन थी पेमेंट इंटरमीडियरी की, चैप्टर 15 में पढ़ी थी शायद, पता नहीं चैप्टर 8 में। एक पढ़ी थी कोरियर सर्विस की डेफिनेशन, और एक पढ़ी थी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ये 2-3 अल्फाज आपने पढ़े थे, शायद आपको याद हो। ठीक है, अब सेल्स टैक्स में रूल सुन लें। सेल्स टैक्स में रूल ये है कि अगर कोई छोटा रिटेलर है, बोलो अगर कोई, उसने बिजली के बिल के जरिए टैक्स जमा नहीं करवाना। मैं ऑनलाइन सेल्स आज शुरू कर दी है, वो ऑनलाइन सेल्स नहीं थी, वो दुकान पे सेल्स थी। अगर कोई कौन सा रिटेलर है, छोटा रिटेलर, अदर देन टीयर 1 रिटेलर, या कॉटेज, अगर वो उनको फोन आए ऑनलाइन सेल्स का, तो इन पे सेल्स टैक्स का रेट है 2%। इन पे सेल्स टैक्स का क्या रेट है, यानी वो ये नहीं करेंगे 100 रुपए की चीज 118 की, नहीं 102 भी नहीं होगा। ये दो एक और तरीके से लगता है, ये 2 इस तरह नहीं लगेगा। ये होगा ये कि कोरियर सर्विस वाला बंदा उठाएगा आपको, सॉरी चीज उठाएगा आपके, हाँ माजरत, कोरियर सर्विस वाला बंदा आएगा और छोटी सी इंडस्ट्री में जो छोटी सी उन्होंने चीजें बनाई होंगी, बल्ब वगैरह, वो उठाएगा और उठा के कस्टमर के घर ले जाएगा। कस्टमर कहेगा ये लो बल्ब 2000 रुपए के, उस 2000 में से 2% वो कोरियर सर्विस वाला गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, और बाकी पैसे जाके किसको दे देगा, बाकी पैसे कॉटेज इंडस्ट्री वापस आएगा,
और जाके उसको दे देगा बाकी पैसे अमानत के तौर पे। बाकी टीसीएस वाले अपने भी पैसे काटेंगे, वो अलग बातें हैं, वो हम नहीं कर रहे, हम तो सादा सी बात कर रहे हैं। अब सादा सी बात हैं, होगा क्या, आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस से किसी भी जाके बल्ब ऑर्डर किए, अब वो बल्ब टीसीएस वाले ने कहीं से उठाने हैं या अपने घर से चोरी करने हैं? मतलब कहीं से उठाएगा ना, किसी दुकान से उठाएगा, किसी छोटे रिटेलर से उठा लेगा, या किसी छोटे मैन्युफैक्चर रिटेलर वो बिल बनाएगा 2000 रुपए का और बल्ब, और अच्छी तरह से रुई शुई डाल के फूड पैंडा की तरह का कोई बॉक्स होगा उसमें डाल देगा। ये कहेगा ये ध्यान से लेके जाना, अंदर अंडे हैं, उसको भी बताएगा अंदर अंडे हैं, तो ध्यान से लेके जाना। तो वो कस्टमर आपके घर ढूंढेगा, आप घुमाएंगे, पहले दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, बाईं गली, पीछे देखो, आगे देखो, मशरिक मगरिब नहीं बोलेंगे, पीछे देखो, आगे देखो। अगला बंदा परेशान होता है, इधर देख रहा होता है तो फिर आप कहते हो पीछे देखो, फिर इधर होता है, फिर आप आगे। तो वो आपके घर आएगा, आप उसे पूरा 2000 रुपये दे देंगे, वो 2000 में से 2% किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। ये छोटे रिटेलर का फाइनल टैक्स है, छोटे रिटेलर का फाइनल। और बेचारे छोटे रिटेलर को कितने पैसे मिलेंगे? पूरे पैसे मिलेंगे या सैलरी कट के जैसे पैसे मिलते थे वो मिलेंगे? जिस तरह सैलरी कट के पैसे। ये 2% इस तरह होगा, ये 102 का बिल नहीं बनेगा, ये 2% इस तरह टैक्स होगा। और ये टैक्स क्या होगा छोटे रिटेलर के लिए? फाइनल। और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी फाइनल। 2% सेल्स टैक्स विद होल्डिंग। कितने परसेंट सेल्स टैक्स विद होल्डिंग होगी? और ये टैक्स क्या बन जाएगा? फाइनल टैक्स बन जाएगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विद होल्ड 2% सेल्स टैक्स ऑन टोटल वैल्यू ऑफ digitally ordered goods supplied within. Withholding tax is equal to final payment of, जो withhold हुए यही आपकी फाइनल पेमेंट है। जो withhold हुए, कितना withhold हुआ है? 2000 का 2%, यही आपकी। अच्छा, फिर आपके इनपुट कोई नहीं होंगे बल्ब बुल बनाने के? इनपुट नहीं, इनपुट का कोई तस्वुर ही नहीं कि माइनस करके बाकी पेएबल टू गवर्नमेंट तो आपने पे भी नहीं करना अपने हाथों से। इस बंदे के इनपुट सारे डेड होंगे क्योंकि इसकी एग्जेम्प्ट सेल है ना, बस 2% तो जबरदस्ती गवर्नमेंट से ले रही है। और नो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, कोरियर वाला क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और पे करेगा 2% ऑन कैश ऑन, मतलब कलेक्ट करेगा, पूरा 2000 कलेक्ट करेगा ना, उसमें से 2% किसको दे देगा? ये कौन, किसकी जिम्मेदारी होगी? कोरियर वाला नहीं है तो फिर पेमेंट इंटरमीडियरी, क्योंकि फिर कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं होगा, फिर तो पेमेंट ऑनलाइन होगी ना, तो फिर बैंक कलेक्ट करेगा और पे करेगा 2%। अच्छा, वहां वैसे रेट कम था शायद इनकम टैक्स में, सीओडी के लिए अलग था, इसके लिए इधर सबके लिए ही 2%। कोरियर वाला कौन होता है और पेमेंट इंटरमीडियरी कौन होता है? ये दोनों डेफिनेशंस हमने कहां पढ़ी थी? चैप्टर नंबर। लेकिन अगर इधर आए तो क्या होगा? की होंगे तीनों टीयर 1 रिटेलर और मेन्यू कौन से मैन्युफैक्चरर? रजिस्ट्रेशन इनको रिक्वायर्ड होगी। नॉन रेजिडेंट्स भी अगर पाकिस्तान में आएंगे तो उनको भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। सेलिंग फ्रॉम विद इन, ये चीजें कहां बेच रहे होंगे? वाया ऑनलाइन मार्केटप्लेस वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये लोग ऑनलाइन मार्केटप्लेस यूज नहीं कर सकते या ई कॉमर्स इफ नॉट रजिस्टर्ड फॉर इनकम एंड, अगर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया अभी तक सेल्स टैक्स में, तो ऑनलाइन मार्केटप्लेस वाले इनके ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोरियर सर्विस वाले कह देंगे सॉरी किसी और से करवा लो, शीदे को भेजो जो गली में रहता है ना, वो दे आएगा चीजें, मैं सॉरी मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऑनलाइन मार्केटप्लेस, पेमेंट इंटरमीडियरीज एंड कोरियर सर्विसेज। पेमेंट इंटरमीडियरीज कौन बताए थे? बैंक वगैरह, कोरियर सर्विस टीसीएस, ऑनलाइन मार्केटप्लेस दराज वगैरह, ये चीजें। सेल सबमिट मंथली स्टेटमेंट। किसको मंथली स्टेटमेंट जमा करवाएंगे? एफबीआर को। क्या जमा करवाएंगे? किस किस जगह में जाके चीजें उठाई थी, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स, उनका टैक्स कितने, एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन फॉर ईच वेंडर, हर वेंडर की अलग अलग डिटेल देंगे गवर्नमेंट को, रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप ऑफ सच सप्लाईज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेल कौन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सेल का ओनर कौन है, बस हर, इसकी मैं बात बता देता हूं आपको, हर वेंडर की डिटेल जमा करवानी है। किसने? कोरियर वालों ने। किसको? एफबीआर को। चले एक दफा दोबारा पढ़ लो। डिजिटली जो ट्रांजैक्शन है विद इन पाकिस्तान, इसमें छोटे लोगों को क्या कहेंगे? छोटे लोगों को अदर देन टीयर 1 एंड
कॉटेज इंडस्ट्री। दो एहतियातें, इनका टैक्स रेट है 2% और दूसरी एहतियात इनका टैक्स है। वो लोग तो नॉर्मल 118 का बिल बना के भेजें, वो मैंने नहीं बताया, वो आपको उनकी काउंटिंग आती है। वो क्या करेंगे, नॉर्मल 118 का बिल बना के भेजेंगे, उनकी टेंशन नहीं है। टेंशन किन लोगों की है, इन लोगों की। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, कौन से ऑनलाइन मार्केट प्लेस से क्या मुराद, दराज वगैरह कुछ भी, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स, कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये लोग 2% सेल्स टैक्स काटेंगी ऑन 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 टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स। जो टैक्स कट जाएगा वही, इन लोगों के इनपुट माइनस नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करने और इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। कोरियर वाले और बैंक वाले दो काम करेंगे, इनसे टैक्स काटेंगे कस्टमर से और कहां जमा करवा देंगे, गवर्नमेंट के खजाने में। कोरियर वाले कौन होते हैं, पेमेंट इंटरमीडियरी कौन होते हैं, ये आपको पता है, बड़े रिटेलर्स और बड़े मैन्युफैक्चरर्स। बड़े रिटेलर्स और बड़े मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, अगर चीजें पाकिस्तान में बेच रहे हैं इनके जरिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड रहे तो फिर नुकसान क्या होगा, इन्होंने तो रहना ही अनरजिस्टर्ड है, अगर आप अनरजिस्टर्ड रहे तो नुकसान क्या होगा, कैनॉट यूज द और इफ नॉट रजिस्टर्ड फॉर इनकम और ई कॉमर्स। इन्होंने ये काम करना है, दराज वालों ने, टीसीएस वालों ने, बैंक वालों ने ना हुकूमत को एक काम करके देना है, हुकूमत को इन सब लोगों की डिटेल देनी है जिन लोगों को मैं और आप ऑर्डर करते हैं, ताकि हुकूमत इन लोगों को जाके पकड़े। अमाउंट ऑफ टैक्सेबल डिजिटली ऑर्डर्स, कितना टैक्स बना उन पे, अदर पे रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं। चलें जी, इसको पढ़ लें, फिर अब आगे न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये सारा, पेज नंबर बताएं। पेज 616, कौन सा है चैप्टर नंबर चल रहा, 20। जी, ABC Traders is a small retail based in Lahore. ओके, डायग्राम अभी बनाते हैं। एक रिटेलर है लाहौर में, रिटेलर की तो फिर दुकान होगी, स्मॉल रिटेलर। कौन सा रिटेलर है, टीयर 1 अदर देन टीयर 1, टीयर 1 तो बड़े रिटेलर होते हैं। ABC Trader, जल्दी जल्दी ये न्यूमेरिकल करें। ABC Trader is a small retailer based in Lahore that sells household items through an online marketplace. उस ऑनलाइन मार्केटप्लेस का नाम दराज नहीं है, उस ऑनलाइन मार्केटप्लेस का नाम ई मार्केट है। समझने के लिए दराज बेशक लिखें, कॉल्ड ई मार्केट ऑनलाइन। ई मार्केट ऑनलाइन के जरिए ये चीजें बेचता है। मतलब इसको ग्राहक कहां से मिलेंगे, मतलब इसको ग्राहक कहां से मिलेंगे, नहीं, ऑनलाइन मार्केटप्लेस से ग्राहक मिलने से पहले इसे ई मार्ट ऑनलाइन पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। ई मार्ट ऑनलाइन, अच्छा आप ऐसे तो नहीं उबर क्रीम चलाने लग जाते, वो कोई दफ्तर होता है वहां जाते हैं, वहां जाके अपना आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, वो फिर आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देते हैं। वो यूजर नेम पासवर्ड ड्राइवर वाला होता है, वो यूजर नेम पासवर्ड कस्टमर वाला नहीं होता जिसने राइड लेनी है। तो आप ई मार्ट ऑनलाइन या दराज वालों के पास जाएंगे, आपको कहेंगे कि यार मैं फलां जगह पे चीजें बनाता हूं, मैं वेंडर हूं, मेरा ये नाम है, सारा डेटा तो आपको देना पड़ेगा, और मेरी फलां जगह पे दुकान है, मैं चाहता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए ऑनलाइन चीजें बेचूं। तो आपकी वेबसाइट पर जब कस्टमर आके लिखेगा बल्ब, तो जब सारे बल्बों की डिटेल आ रही हो तो मेरा नाम भी उसमें आना चाहिए। तो ई मार्ट ऑनलाइन वालों से बात कर ली ABC ट्रेडर ने और सारी डील तय हो गई। ई मार्ट ऑनलाइन के बल्बों की तस्वीरें भी अपलोड हो गई, सॉरी वो ABC ट्रेडर के बल्बों की तस्वीरें भी अपलोड हो गई। अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, कस्टमर ने 1 लाख रुपए के बल्ब बनवाए, पूरे मोहल्ले में बांटने थे, सेलेक्टिंग कैश ऑन डिलीवरी। तो कस्टमर ने इसको अप्रोच किया, कस्टमर ने इसको अप्रोच किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन दोनों का रिश्ता कराने के लिए कौन सा यूज हो, इस तरह असल में आप लोगों को बात समझ आ जाती है। मेरा कुछ ऐसा कहना मकसूद नहीं होता क्योंकि आप लोगों की अभी उम्र नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन दोनों का रिश्ता करवाया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारी मिसाल में, ई मार्ट
ऑनलाइन कई कई नाम है आजकल, नेक रिश्ते कराने वाले और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं लोगों ने, शादी.com कहाँ जाके कौन कौन सी वेबसाइट्स खोलता रहता है। मैं भी कहूँ पे टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं होती। अच्छा, अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹1 लाख सेलेक्टिंग कैश ऑन डिलीवरी एज द पेमेंट मेथड। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय स्पीड एक्स लॉजिस्टिक्स। अखा खोल के क्लास, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय, ये कौन है? कोरियर सर्विस। ये कौन है? कोरियर सर्विस। ठीक है जी। कोरियर सर्विस वाले का नाम स्पीड एक्स। आगे भी बड़ा तेज है, टीसीएस ईसीएस ने डालता था कि हमें पता ना चल जाए। स्पीड एक्स लिमिटेड, ये इधर से इधर क्या डिलीवर करेगा? गुड्स। गुड्स एरो उधर मैंने क्लोज किया है, इधर मैंने दोनों जगह एरो इसलिए लगाया कि इनका राब्ता हुआ है, आपस में राब्ता हुआ है। ओके। A courier company is required to withhold 2% sales tax on the gross value of digitally। ये ठीक है। अब मुझे बता दें, कोरियर वाला रिसीव कितने करेगा कस्टमर से? 1 लाख। उस 1 लाख में से 2% कितना बन गया? 2000। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बल्ब आए थे। इसने कहा मेरे बल्ब पहले ही रोशन है। तो नहीं सर, आप मजाक ना किया करें, शुगर ना लगाया करें, पहली गर्मी में पसीने में मैं पागल हूँ, चपेड़ों मार देनी है आपको। आपके लिए बल्ब लाया था मैं, तो इनको बाल लें जाके। अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इनको जाएं जाके बाल लें, ठीक है, और बत्ती बाल के सोया करें। ओ भाईजान, बत्ती बाल के सोने का मतलब है नहीं हथी सो जो। तो ये जी 1 लाख रुपया आप मुझे दे दें। 1 लाख रुपया कोरियर वाले को मिल जाएगा। ये 2000 कोरियर कंपनी वाले किसको पे करेंगे? इतनी जल्दी नहीं होता कि कोरियर वाला जाते हुए एफबीआर के दफ्तर जमा कराए। कोरियर वाला अपने दफ्तर में लाके जमा करा देता है, फिर दफ्तर वाले हफ्ते या महीने के एंड पे एक ही दफा नेशनल बैंक में जाके जमा करवाते हैं। तो कोरियर वाला 2000 समझेगा पेएबल टू एफबीआर, और बाकी क्या बच जाएगा? 98,000। सो कोरियर कंपनी विल, बोले बोले बोले, पे टू रिटेलर, ये रिटेलर को दे देगा। बाकी वो इनका अरेंजमेंट अलग चल रहा होता है कि इनको कैसे पेमेंट करनी है टीसीएस वालों को, वो हम इस मिसाल में नहीं ला रहे, अभी सब्र कर दें। A courier company is required to withhold 2% sales tax on gross value of digitally ordered goods supplied from within Pakistan. This withheld amount constitutes a fine। सब कुछ तो दस चढ़िया, सवाल की पूछ रहे हैं। This withheld amount constitutes the final tax liability in case of retailers। कौन से हैं guys? कौन से? Other than tier 1। Other than tier 1 छोटे रिटेलर्स के लिए ये फाइनल टैक्स है। Calculate the amount of tax to be withheld by courier। चपेड़ 1 लाख तरफ 2%, 2000 क्या लग गए? And explain the tax treatment of ABC traders। और ABC ट्रेडर के लिए टैक्स ट्रीटमेंट बताएं क्या होगी? ABC ट्रेडर के लिए टैक्स ट्रीटमेंट, the tax treatment, the tax withheld will be considered as a, he cannot claim the, and no registration is required। तो कहते हैं कि बताओ, पुत्र तो अखा क्यों बंद करने क्लास? मैं थोड़ी थोड़ी देर कर रहा हूँ, बेटा बताओ भाई पढ़ाना हूँ तो जाके आया करो। नेट पेमेंट टू एबीसी ट्रेडर्स। एबीसी ट्रेडर को नेट पेमेंट कितनी करेंगे? टैक्स ट्रीटमेंट बताएं जल्दी से। एबीसी ट्रेडर बीइंग अ is not required to be, no sales tax is required। The 2% tax withheld by courier, 2% tax withheld by courier is treated as a final tax। जैसे डिविडेंड नहीं होता था, फाइनल टैक्स। एबीसी ट्रेडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, इसको इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है। द कोरियर मस्ट डिपॉजिट 2000 टू एफबीआर एंड सबमिट अ, अच्छा ये हमने डायग्राम बनाई हुई है, ये मंथली स्टेटमेंट नीचे दोनों के साथ ही आएगी। अभी मैं बताऊंगा ये मंथली स्टेटमेंट नीचे दोनों के साथ ही आएगी। तो कोशिश करेंगे डायग्राम बनाते हुए आपको हम बता दें। मंथली स्टेटमेंट दोनों की बतानी होती है कि वो लोग कितने बड़े वाले और छोटे वाले। एफबीआर के पास तो दोनों का डाटा जाना चाहिए।
डन। चले जी, तो ये बड़ी आसान सी मिसाल थी, उधर से नोट कर लें। $2000 टैक्स विद हेल्ड, बोले बोले, इज फाइनल टैक्स फॉर ABC traders. No input allowed to ABC trader. No registration is required. ये 3 बातें जरूर लिख के आनी है पेपर में। थोड़ा लिख लिया ना साथ साथ, चले तस्वीर भी जरा पक्का हो जाए, ठीक है। तस्वीर अगर आप लोगों ने खींचनी होती है ना, तो तस्वीर आप हैपहैजर्डली नहीं, तस्वीर में फिर चैप्टर वाइज ग्रुप होना चाहिए साथ वाले के साथ, या ओवरऑल ग्रुप होना चाहिए। टैक्स, मैं और तू, तो उसमें रोजाना की एक तस्वीर आ रही हो, 2-3 तस्वीरें आ रही हो, नीचे लेक्चर का नंबर लिख रहा हूँ। इस प्रॉपर तरीके से अगर किसी ने तस्वीरें खींची हैं तो हमें मोबाइल दिखाए, बाकी तो फिर इधर उधर ही निकल जाती हैं तस्वीरें। छोटा भाई पकड़ते डिलीट फॉर ऑल, लो छोटे भाई के लिए अलग पासवर्ड है। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों से सीखते हैं। अच्छी चीजें भी सीखते हैं। आजकल तो छोटे बहन भाई यहां तक कह देते हैं, अम्मी अब बड़े को तो मना करती नहीं, तो मतलब बड़े की उसने कोई हरकतें ऐसी देखी हैं जो मनाएबल है ना, अम्मी अब बड़े को तो मना करती नहीं, यहां तक छोटों की मतलब ये भी उन्होंने को बड़ों से ही सीख के होंगे ये लफ्ज, पता नहीं कहां से सीख के आते हैं। छोटे कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट तेज आ रहे हैं आजकल। अच्छा, पढ़ें जी, पढ़ें जी। ऑनलाइन मार्केट देख रहा हूं इसके अंदर बिल्ली तो नहीं है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अंडरलाइन करें, नंबर 1 वेबसाइट्स, नंबर 2 एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। बस इन तीनों के ऊपर अंडरलाइन करके एक ही मिसाल लिख लें। दराज, इंग्लिश में लिखेगा दराज, उर्दू वाली दराज फिर कर जाएगा, समझ नहीं आनी ये कौन सा दराज था। दराज, अली बाबा लिख लें, अली बाबा 40 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर अंडरलाइन करके क्या लिखा? दराज। दराज विल विद होल्ड 2%। चाचू पता चल गया इसमें 2 एच आते हैं और करीब करीब रखना है दोनों को, 1 एच आते हैं तो काट दें, ये गलती से हुआ है। दो आते हैं, 1 आता है। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस with withhold 2% sales tax on the total value of digitally ordered goods that are supplied within Pakistan. ये बात हमने ये पढ़ी है ना, यहां से भी पढ़ें दोबारा। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड सॉफ्टवेयर विल withhold, इसने तो उधर से कॉपी पेस्ट किया था ना हमारे से, 2% sales tax on total value of, done। आगे चलें। such withholding tax will be the, such withholding tax will be, बोले बोले बोले, such withholding tax will be, डबल एच आता है, डबल एच आता है, ठीक है। such withholding tax लिख देना, एक एच और था, मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है जहां। अच्छा, सच विद होल्डिंग टैक्स, याद करें जल्दी जल्दी, सच विद होल्डिंग टैक्स विल बी अ फाइनल पेमेंट ऑफ फॉर कॉटेज इंडस्ट्री एंड एक्सेप्ट, बड़ों को निकाल के बाकी रिटेलर, दे कैन नॉट क्लेम एंड डू नॉट नीड। तो ये सारी बातें कवर हो गई। चलें याद कर लें, घर जाके लोड ना पड़े। ऑनलाइन मार्केट प्लेस
website and software with withhold 2% sales tax on total value of digitally ordered goods supplied within. The tax withheld will be considered as a, he cannot claim the, and he is not required to be registered. ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2, ये 1 हो गया, ये 2. ओके, आगे चलें. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 वो इधर चला गया हुआ है. पॉइंट नंबर 3 एक इधर भी आया हुआ है, इधर. पॉइंट नंबर 3 तरतीब से चल रहा है. द कोरियर will be responsible for collecting and paying 2%, will collect and pay, यहां से याद हो सकता है तकरीबन, ऐसे डायग्राम सही है. will collect and pay 2% sales tax on cash on delivery supplies, while the payment intermediary will collect and will do so, मतलब will do so वही, will collect and pay 2% on कोरियर की डेफिनेशन और पेमेंट इंटरमीडिएट. ये घर जाके आपने कंपेयर करनी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑलमोस्ट वही है जो उधर पड़ी थी. कोरियर कौन होता है? दैट डिलीवर्स एंड कलेक्ट्स कैश फॉर इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स एंड राइड हीलिंग. राइड हीलिंग सर्विसेज भी उधर आपको बताई थी क्या है, किसी को याद हो? करीम, उबर वगैरह. पेमेंट इंटरमीडिएट कौन है? पेमेंट इंटरमीडिएट कौन है? जैस कैश बैंक, लिखें जैस कैश बैंक वगैरह. पेमेंट इंटरमीडिएट means a bank including a licensed foreign exchange company gateway that helps move or process the payments between parties. As it is, तकरीबन ये दोनों वहां से कॉपी की हुई है. ओके, ये सारा हो गया कवर यहां से. अब आगे इस साइड पे. अच्छा, ये अब शायद नंबर 4 है. द एक्ट रिक्वायर्स एवरी पर्सन एक्सेप्ट, ये तो बड़ों की बातें शुरू हो गई, हम तो अभी छोटे पोचे नोने मोने हैं. अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री एंड नॉन टीयर 1, अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा वाले कौन है फिर? कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा वाले टीयर 1. ओ पुत्र, टीयर 1 नॉन टीयर 1 रिटेलर के लिए यूज होता है और कॉटेज इंडस्ट्री नॉट कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर के लिए यूज होता है. मैंने कहा कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा वाले कौन से हैं? टीयर 1. गाड़ी में सीटों के अलावा और क्या है? ईंट बजरी सीमेंट. मतलब पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी मरिया कौन सी राती. द एक्ट रिक्वायर एवरी पर्सन एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री एंड एक्सेप्ट नॉन टीयर 1. नॉन टीयर 1, नॉन टीयर 1 कौन है? अदर देन टीयर 1. अदर देन टीयर 1 कौन है? अच्छा, मतलब ये कि लिख लें, ये बड़ों की बात हो रही है, बड़ों की बात हो रही है, हमने ये नहीं याद करनी घर में, ये बड़ों की बात है. द एक्ट रिक्वायर एवरी पर्सन इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट. registration required every person including non-residents who sells goods within Pakistan through an online marketplace to register. to register ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने. registration is required. अब बोलें the law requires these two persons to get themselves registered if they are selling goods within Pakistan via this and this process. They are required to be registered. Okay, चलिए हम कोशिश करेंगे अपलोड करते हुए इसको पॉइंट 4 कर दें. आगे चलें जी. 5 टू इन्फोर्स दिस रूल. इस रूल को इन्फोर्स करने के लिए कि ये लोग बड़े लोग अपने आप को क्या करवाएं? रजिस्टर. The act prevents anyone from using online marketplace or courier e-commerce if they are not registered. So, cannot use online marketplace or courier for e-commerce if not registered. अगर ये अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो सजा क्या मिलेगी? अच्छा, ये जो पॉइंट 6 है ना, 6, ये पॉइंट 6 दोनों के लिए.
तो इसको हम कोशिश करेंगे नोट्स में कहीं नीचे शिफ्ट कर दें, इसको यहां नीचे लाके शिफ्ट कर दें, ये दोनों के लिए। आप बता दें दराज वालों के पास किसका डाटा आ गया, बड़े छोटों सबका, बड़े छोटों सबका। और दराज वालों के पास ये जो डाटा आया है, ये डाटा दराज वाले किसको जमा करवाएं, गवर्नमेंट को जमा करवाएं। कब जमा करवाएं वो यहां हम देखते हैं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। आप बताएं कौन कौन। टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद दीज लीगल प्रोविजंस द एक्ट रिक्वायर्स, यहां से आगे हमारी डायग्राम शुरू हो रही है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, पेमेंट इंटरमीडियरीज एंड couriers will submit a monthly statement in prescribed form. This statement must show for each vendor क्या क्या, amount of taxable digitally ordered goods, tax due and any other prescribed, regardless of who owns supplies in Pakistan. जिस मर्जी की हैं supplies, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने इंफॉर्मेशन देनी है। डन, ओवर। ट्राई करें थोड़ा सा याद करने की, 1-2 मिनट टेक लगाएं, ट्राई करें याद करने की। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विल विदहोल्ड 2% टैक्स ऑन टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स सप्लाइड विद इन दिस केस। 3 बातें बताई इनके बारे में, ये तो याद होगी होंगी। द टैक्स withheld by them will be considered as a, they cannot claim and no sales tax registration is required. Courier company and payment inter will collect from customer, courier will collect from customer 2% sales tax and pay to government on cash on delivery या digital payments. courier की definition और payment intermediary की definition. Okay, ये definition भी दोनों के लिए ही है वैसे तो। अच्छा, ये बात पता है कहां से शुरू हुई थी, यहां से शुरू हुई थी। एवरी पर्सन इन पाकिस्तान, पॉइंट 4, कुछ इस तरह की लाइन लिखी हुई थी। द एक्ट रिक्वायर एवरी पर्सन, द एक्ट रिक्वायर अदर देन दीज टू गेट देमसेल्फ इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इवन इफ they are selling goods within via online market. So number 1 they are required to be, ये लाइन जरूर लिख के आनी है, they are required to be, but if they do not get themselves registered तो सजा क्या मिलेगी, they cannot use online market और courier service. अब लोड बताएं किस पे डाला है, क्या डाला है लोड, किस पे डाला है, क्या लोड डाला है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले, पेमेंट और कोरियर सर्विस वाले हर महीने गवर्नमेंट को बताएं किस किस वेंडर की चीजें बेची हैं, कितने की चीजें बेची हैं, उन पे टैक्स कितना बनता था, चाहे वो जिस मर्जी की हैं। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ लाएं, वो जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए हैं उनकी रिवीजन करते हैं। वो जो 2-3 न्यूमेरिकल किए हैं उनकी रिवीजन करते हैं। कौन से न्यूमेरिकल्स हैं? 20 निकालें। आज होमवर्क वाले की डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर उन न्यूमेरिकल्स की रिवीजन कर लेते हैं। होमवर्क वाले की रिवीजन शुरू करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। आज आप लोगों ने 7-8 मिनट में होमवर्क करके आने। क्वेश्चन नंबर 22 पेज 693, क्वेश्चन 22 पेज 693। अच्छा जी, तशरीफ ले आए। इब्राहिम भाई को बुला लें। आप हैं इब्राहिम? माशाल्लाह। अच्छा जी, पेज नंबर 702। नोट 1, इस परचेज की फिगर में नेट हो चुका है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो चुका है, पेज नंबर 702। और कैश डिस्काउंट भी माइनस हो चुका है, कितना? 1 मिलियन। अब आपकी मर्जी थी
मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही कीजिएगा पेपर में। परचेज कितनी है, इस तक पहुंचते कितना माइनस हो चुका है, 2 तो माइनस होना, गलत कितना माइनस हो चुका है, इसको ऐड कर दें और इस परचेज पर लगा दें 18%। लेकिन इसको उस तरह नहीं कर सकते आप कि इसका पूरा ऐड करें, यानी इस तरह भी कर सकते हैं +2 +1 -2 सॉरी, मतलब पागल ही ज्यादा होगी ना, इस तरह बस छोड़े, इस तरह भी कर सकते हैं। आप सवाल पूछें। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट नॉर्म के मुताबिक ना हो, वैसे तो पूरी दुनिया नॉर्म्स के मुताबिक हरकतें करती है, ना बताया हो तो। आपने कभी नहीं देखा साथ वाला आके ऐसे ऐसे करने लग जाए, आई एम अबाउट टू फ्लाई। कभी देखा हमने क्लास खत्म हुई मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, कभी देखा हमने? ओके, आप बताएं क्या करना है। डन, ये एडजस्टमेंट खत्म हो गई। चलें अगली एडजस्टमेंट, नोट नंबर 2, परचेज कितने की है, 20 की। चलें ये तो बड़ा अच्छा होता है, आप लोग फिगर सही पकड़ लेते हैं, ये आंखों की नेमत अल्लाह ने दी हुई है, इस पे शुक्र अदा किया करें हर दफा फिगर देख के। अच्छा जी, तो 20 की परचेज है, 20% ऑफ परचेज, रुक जाएं कैलकुलेटर पकड़े बगैर, 20 का 20%, 4 आर थर्ड शेड्यूल आइटम्स, थर्ड क्लास नहीं, थर्ड, सॉरी ये लफ्ज जिंदगी में नहीं बोलना आप लोगों ने, मैंने मुंह से इसलिए निकाला है कि आप जिंदगी में कभी ना बोलें। अच्छा, मतलब ये कह दिया करें ये चीज मुनासिब नहीं है, ये चीज इस्तेमाल ना करें। ये क्या थर्ड क्लास, खास तौर पे कोई बंदा लाया हो तो फिर भी लोग बोल देते हैं जाहिल लोग। 20% ऑफ सप्लाईज आर थर्ड शेड्यूल आइटम्स, 20% ऑफ सप्लाईज आर थर्ड शेड्यूल आइटम्स। इसका मतलब है 20 में 4 रुपए की चीजें थर्ड शेड्यूल वाली हैं, उनकी रिटेल वैल्यू ये कस्टम असेस्ड वैल्यू वाला कोई नहीं है, वो सवाल बताया करेगा सीएबी, वो आज के टेस्ट में होगा। 20 यार मुझे सिलेबस लीक हो जाता है एक तो। 20% चैप्टर 13 में से सवाल डाला एक 6 नंबर का। 20% ऑफ सप्लाईज आर थर्ड शेड्यूल आइटम्स, the retail value of which is 30% more than purchase value। 20 में क्या पड़ी होगी, परचेज वैल्यू, रिटेल वैल्यू, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, परचेज वैल्यू, रिटेल वैल्यू क्या पड़ी होगी, परचेज वैल्यू। इसमें से निकालें परचेज वैल्यू और इसमें डालें रिटेल वैल्यू, रिटेल वैल्यू डालें। रिटेल वैल्यू साइड में मैं करके निकाल लूं, किसी की नजर ना लग जाए। 4 × 1.3 5.2, मेरे ख्याल से ये शायद मुनासिब एक तरीका था, या फिर ऐसा भी कर देते हैं -4 कर देते और नई लाइन डाल के 5.2 ऐड कर देते, नई लाइन डाल के 5.2, ये भी चलना था। कितने लोगों ने एज इट इज इसी तरह किया था, नहीं मतलब सही किया था, -4 + 5.2। कितने लोगों ने आज इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाया था, आज जाते ही ये सवाल करना है। एक ग्रुप बनवाएं अपने अम्मी अब्बू का, उसके अंदर ऐड करवाएं उनको टीचरों के साथ, निकालना उंगली मुंह से यार उंगलियां मुंह जो पाप आ गए एक डेप्रिशिएट कर छड़िया ने। अच्छा, मशीन इज यूज सोनली फॉर, आगे तो बेजान है सवाल, वैसे मुझे लग गई थी 16 नंबर यार आई के भी ज्यादा ही है नंबर देने में आए तो लुट मचा दें। लंबा था सवाल, और पुत्र रनिंग में आए हो तो असि वर्किंग 1 2 3 आंख ओझल पहाड़ ओझल कितनी स्पीड से करते हैं, तो कभी यहाँ हमारे इलाके में, वह अपने इलाके में रहते हैं, कहाँ होने सवाल, पिंड ललमा लालियां कौन कौन से। अच्छा, और कौन सा सवाल किया था, टेके लगा लेना, कुछ नहीं करे आज हम। और कौन सा सवाल किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन इससे पहले कॉन्फिडेंस वाला करें, क्योंकि वो सवाल कॉन्फिडेंस बनाते हैं। जीनत वाला करें, जीनत वाला, कॉन्फिडेंस वाला, जीनत वाला ना, जीनत वाला, ये जीनत वाला। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, हर वो एडजस्टमेंट, अच्छा
डेबिट क्रेडिट नोट दो वजह से इन्वोक होता है, दो वजह से जनरेट होता है, या तो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हो, या प्राइस कम या ज्यादा हो। फिर वो सेल प्राइस भी कम ज्यादा हो सकती है और परचेज प्राइस भी। अगर सेलर का सवाल है तो सेल प्राइस कम ज्यादा हो रही होगी या सेल रिटर्न। सेलर का सवाल है तो सेल प्राइस कम ज्यादा हो रही होगी या सेल रिटर्न। और अगर बायर का सवाल है तो परचेज प्राइस कम ज्यादा हो रही होगी या परचेज रिटर्न। हर वो एडजस्टमेंट जिससे गवर्नमेंट को फायदा पहुंचे वो जब मर्जी करें, और हर वो एडजस्टमेंट जिससे गवर्नमेंट को वो एडजस्टमेंट बता दें जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट, बस ये एक रूल याद रखना है, बाकी तीन इसी से निकलेंगे। आउटपुट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को, और इनपुट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को, और इन दोनों के ऑपोजिट बोलेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान बोला करें, नुकसान बोला करें। इतने ज्यादा ना प्रोफेशनल ना जिंदगी में बन के रहेगा, थोड़े थोड़े पेंडू बन के रहना जिंदगी में। ज्यादा जो है ना प्रोफेशनल ना बना करें, नजर लग जाती है। पॉइंट नंबर 6, रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर। बोले परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। रॉ मटेरियल वर रिटर्न टू सप्लायर, वाज रिटर्न टू अस तो नहीं, वो रिटर्न टू सप्लायर, यानी हमने रॉ मटेरियल खरीदा, सप्लायर को वापस कर दिया। व्हाट इज दिस? परचेज रिटर्न। हमारा महीना फरवरी, हमारा महीना। परचेज रिटर्न से गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। दिन और महीने गिनने की जरूरत। परचेज रिटर्न का मतलब है परचेज कम, तो लिखें परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट खुश। परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट खुश। लिखें परचेज रिटर्न हो रही है ना, लिखें परचेज कम, इनपुट कम, पाली पाली गवर्नमेंट, प्यारी प्यारी गवर्नमेंट खुश। परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट खुश। और चपेट एडजस्टमेंट के साथ लिखना है, पता नहीं जहां मुंह उठा के दिल चाह रहा है लिख रहा है, इस एडजस्टमेंट के आगे लिखना है, यहां पे परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट खुश। पहले से लिखा हुआ है, छोड़े बड़े, वो रशीद को लिखवाया था, आप हैं। आप बता दें महीने गिनूं मैं नवंबर और फरवरी के दरमियान 180 दिन के लिए, या नो नीड टू काउंट द डेज? मेरा मूड भी नहीं होता पेपर में वैसे तो दिन गिनने का। चलें आगे। अच्छा, सेल्स टैक्स इनवॉइस खाली लिखा हो ना तो ये सेल इनवॉइस होगी, मैंने आपको बताया था, ये परचेज इनवॉइस नहीं होगी। A sales tax invoice of 8 million dated 15 जुलाई was गलती से not declared in sales tax return। अगर सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो where for any valid reason tax or VOS is to be increased, the seller shall issue a debit note। नोट छोड़ें, इस सवाल में नोट जानना जरूरी नहीं है। इस सवाल में बॉल पेन मुंह से निकाल के नोट जानना जरूरी नहीं है। इस सवाल में उसने नोटों के चक्कर में आपको डाला ही नहीं, क्योंकि वो फीस के टाइम पे उसने ले लिए थे। इस सवाल में उसने नोटों के चक्कर में डाला ही नहीं। इसमें वो खुद बता रहा है कि सेल बढ़ रही है या कम हो रही है। बताएं, सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ने से गवर्नमेंट को रिकॉर्ड नहीं हुई ना, सेल बढ़ने से गवर्नमेंट को तो कोई लिमिट नहीं 180 दिन की। तो ऐसे हाथ करके लिखें, सेल ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, गवर्नमेंट खुश। सेल ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, गवर्नमेंट खुश। वो साथ पाँव मारे, मैं तुझे नगमा याद करा रहा हूं। सेल ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, गवर्नमेंट खुश। अच्छा, जरा पॉइंट 8 मारते हैं आज। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर्स। ओए 19 मिलियन दिया शेवा वापस कर गया तू, बेचिया नहीं, मेहनत करके बेचिया से। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न से सेल काम, आउटपुट काम, गवर्नमेंट गम। लिखें सेल काम, आउटपुट काम, गवर्नमेंट गम। सेल काम, आउटपुट काम, गवर्नमेंट गम। अब बोलें इस शेयर में तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने दिन गिने, 180 दिन। अब एक बंदा पकड़ लें, साथ लीजिएगा पेपर में 180 दिन गिनने के लिए। जुलाई 2022,
इसमें अगर आप 31 जुलाई को भी एज्यूम करें ना सेल हुई है, तो 180 दिन गुजर चुके हैं, 180 दिन गुजर चुके हैं। अगर 180 दिन में याद आ जाता तो ठीक था। कैलकुलेटर पकड़ें, अगर 31 जुलाई से भी एज्यूम करें, फॉर द सेक ऑफ डिस्काउंट, दिस गुड वाज सोल्ड ऑन 31 जुलाई, 180 दिन गिने, अगस्त के लिखें 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, इज इक्वल टू 184। आप बताएं फरवरी में खड़े होके 180 दिन ऑलरेडी, अगर जनवरी में याद आ जाता तो फिर हम इस सेल को रिवर्स कर सकते थे। तो लिखें उर्दू में, फरवरी में सेल रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि 180 दिन गुजर चुके हैं। फरवरी में सेल रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि 180 दिन गुजर चुके हैं। वो तो एक सादा सी बात थी ना, कोई परचेज आप रिकॉर्ड करना भूल गए, अगले 6 महीने में कर सकते हैं, वो तो वैसे ही एक बात थी सिंपल सी। अच्छा जी, आगे लिखें अगली बात। कौन सा सवाल था अगला? कौन सा वाला? नहीं, जीनत नहीं, जाहिद। वो जो जाहिदा का शोहर था, हाँ ये 29। अच्छा, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है? सेल साइड की बात हो रही है, परचेज साइड की? सेल साइड की। कोई काम शाम तो नहीं, आराम से तसल्ली से कर लेना ये डिस्कशन रिवीजन सारी। तो जल्दी है सिलेबस खत्म कराने की, तो हम इसको छोड़ते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं आगे। अच्छा चलें ठीक है, फिर रिवाइज करें, टेक के लगाए ना, फिर कोई ऐसी चीज तो हो नहीं रही। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 23। नहीं, मैं मेरे डियर चैप्टर नंबर 23 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है? कौन सी साइड? अब वो ड्रामा सेल रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं बता रहा हो रहा है, या सेल प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि नोट इश्यू हो रहा है माँ ब्रो। वो क्या बता रहा है कि नोट इश्यू हो रहा है सेल वाली साइड पर, यानी सेलर नोट इश्यू करने लगा। सेल वाली साइड खोल के ये क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर, हम तो सेलर है ना, ये कस्टमर है। इश्यू टू कस्टमर, हम तो सेलर है ना, हम कैसे सेलर हैं? सेल की साइड की बात हो रही है ना। क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर, आगे तो वो तारीख बताई हुई किस दिन उसको सेल की थी। क्रेडिट नोट इश्यूड, या ये है या ये है, सुभान अल्लाह, या ये है या ये है, या ये हो या ये हो, ये तो कम हो रहा है ना। तो क्रेडिट नोट इश्यू करने से सेल कम हो रही है, तो लिखें सेल काम गवर्नमेंट गम, सेल काम गवर्नमेंट गम, सेल कम आउटपुट कम गवर्नमेंट गम, सेल कम आउटपुट कम गवर्नमेंट गम। ओए दिन गिनने पड़ेंगे, ओए दिन गिनने पड़ेंगे। रशीद को उठाएं जरा, इसको ले जाइएगा 7 दिन गिनने के लिए। यकम दिसंबर को ना गिने, आप गिन लें। वैसे मुझे लग रहा है 180 दिन के अंदर ही हो गया शायद, नहीं 180 दिन के बाद हुआ है। हाँ देखें जरा, दिसंबर के 30 डालें कैलकुलेटर पे लिखें 30, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के आगे जमा लिखें, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के, मई के जरा 31 डालें ना और टोटल करें। तो बताएं, ये तो पिछले महीने तो हो सकता था, अगर पिछले महीने आप क्रेडिट नोट इश्यू कर देते फिर तो मजे थे। आपने किस महीने क्रेडिट नोट इश्यू किया? तो लिखें नोट 180 दिनों के बाद इश्यू हुआ है,
रिकॉर्ड नहीं हो सकता। नोट 180 दिनों के बाद इशू हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हो सकता। वैसे अगर सेलर इजाजत ले लेना तो 180 दिन और मिल सकते हैं, लेकिन वो नीचे सवाल में लिखा होता नहीं इजाजत मिली। अच्छा, एक चीज वैसे हमने और पढ़ी थी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को अगर रॉ मटेरियल बेचें तो वो फिर हमारी सेल भी क्या हो जाएगी, जीरो रेट। उसकी तो जीरो रेट है ना। और आखिरी बात ये पढ़ें, कौन सी बात हो रही है, पर कौन सी साइड डिस्कस हो रही है, इनपुट। कौन सी साइड डिस्कस हो रही है, इनपुट, यानी पर ये साइड खोल के डेबिट नोट इशूड टू अ सप्लायर, टू अ सप्लायर, टू अ सप्लायर, डेबिट नोट वाज इशूड टू अ, मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल तो क्लास तो इधर हो रही है ना, ऐसे ये नोट इशू कर रहे हैं और मैसेज इशू हो रहे हैं। डेबिट नोट इशू मतलब आप लोग कंसंट्रेशन से ना, मुझे नहीं पता, आप लोगों के मोबाइल कभी नजर नहीं आए, मैं कसमें कहने लगा था, ये कसमें लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए कसम से, मुझे आपके मोबाइल कभी नजर नहीं आए, लेकिन जो है ना, जब आप लोग कंसंट्रेशन से ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे भी कंसंट्रेट करना पड़ता है आप पे। अच्छा बोलें, और किताब भी आप लोगों ने इधर रखी होती है, या तो कोई अक्लमंद बंदा हो ना किताब नीचे रख ले, मामे सारी अकल, अस्तगफिरुल्लाह, चीटिंग। अच्छा बोलें, थैंक यू आइडिया देने का। डेबिट नोट इशू टू सप्लायर, परचेजेस की बात शुरू होगी ना, डेबिट नोट इशू टू, या ये दोनों सूरतों में ये कम हो रही है। परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा, लिखें, परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट स्माइल। परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट स्माइल। ऐसे हाथ हिलाया करें साथ साथ, परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट स्माइल। बस ये इशारे ही सीख दीजिएगा, और कुछ चीज याद नहीं रहनी। परचेज कम, इनपुट कम, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट स्माइल तो कोई लिमिट नहीं। पागलों की तरह दिन ना गिनिएगा, पेपर में और सवाल भी करने होते हैं। अब दिन गिनने की जरूरत नहीं है, दिन तो बहुत थोड़े रह गए हैं वैसे, अब तो गिनना शुरू कर ही दें। ऑनलाइन वालों 10 दिन रह गए हैं आपके तो पेपरों में, जो इतना लेट लेक्चर ले रहे हैं। अभी तो आपके अगले लेक्चर भी पढ़े हैं लॉसेस के चैप्टर के, और ठहर जो ना मुझे, अब करो जो भी है, जल्दी जल्दी करो अब, ठीक है। दिन दिन एक कर दो, अच्छा दिन रात एक कर दो, मैं कहा दिन दिन एक कर दो, रात को नहीं पढ़ना होता, मोबिली आ जाती है अजीब। उलमा ये फरमाते हैं कि माँ बच्चे के दिल में खुद जहर का इंजेक्शन डालती है, बेटा डॉगी आ जाएगा, वो बेटा डॉगी कितों आएगा, माँ जी डॉगी आ जाएगा, ये पी लो, माँ बिल्ली आ जाएगी, आनी उनी होंगी कोई नहीं। अच्छा जी, तो बच्चों के साथ भी झूठ नहीं बोलना होता, बेटा तुम्हें टॉफ़ी खिलाऊंगी, बाद में बच्चा पीछे पीछे अम्मा आ गया केड़ी टॉफ़ी। अच्छा चलें, तो बच्चों को भी दिलासा और देने से, इसलिए हम जो भी आपको हकायक बताते हैं अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चैप्टर 23 के अंदर आए, मुझे ये बताएं कि इस सवाल के अंदर आपके ख्याल से, ओए होए होए, शाजी परचेज कॉस्मेटिक्स फ्रॉम ताजी, उस दिन से ताजी का चेहरा खराब हुआ है, नहीं शाजी का, ये क्रीमे क्रूमे ना, ये फंक्शन से 15-20 दिन पहले लगा के ट्राई किया करें चलें, 48 का भी नेचुरल ब्यूटी काफी है, मुंह तो या चलेंगे साढ़े 48 का भी। जल्दी करें माय डियर, इतने प्यार से आपको कह रहे हैं हम, जल्दी करें माय डियर। कौन सा सिनेरियो है, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न वाला, या सेल प्राइस बढ़ने कम होने वाला? मतलब अब किस एतबार से बात करनी है, वो तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी ना, मतलब की हो रहा है, अटेम्प्ट तो पढ़ने से नहीं पता चलेगा। मार्च 2022, मार्च 2022, हाँ जी, अब कोई बंदा हाथ खड़ा करके जवाब दे दे, लिखाइएगा परचेज रिटर्न 4 नंबर। शाजी
परचेजेस कॉस्मेटिक फ्रॉम ताजी। ताजी का काम है क्रीमें श्रीमें बेचना, और शाहजी कहता है क्रीम हो तो ताजी की। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में शाहजी रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 5000 क्रीमें फ्रॉम ताजी। ऑन डिलीवरी शाहजी फाउंड दैट आधी क्रीमें वर एक्सपायर एंड डिसाइडेड टू रिटर्न। तो अब ये सिनेरियो SL एंड TPL आर बोथ रजिस्टर्ड। अल्लाह अकबर, ये वतन तुम्हारा है। कितने लोग कह रहे हैं सिनेरियो 1 है और कितने कह रहे हैं सिनेरियो 2 है? सिनेरियो 1 है या 2 है? 1 है। क्यों? अगर बायर होता अनरजिस्टर्ड तो सिनेरियो कौन सा होता? टू। और अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो सिनेरियो नंबर 1 एंड बोथ SL एंड फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा ठीक है, फिर अंडर द सेल्स टैक्स रूल 2006 डू नथिंग। चलो फिर अगला सवाल शुरू करिए। स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट व्हिच मस्ट बी इशूड बाय शाहजी। ओए तूने लोड भी बता दिया किस पे डालना है। आई के इतना ना किया कर हमारे साथ, ये तूने लोड बता दिया किस पे लोड डालना है। कहते हैं शाहजी कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करे? ताजी को। अब आप लिख के आएंगे वेयर कौन हैज मेड अस सप्लाई। शाहजी ताजी लगे रहोगे पूरी जिंदगी। बताएं, बंदे का नाम बताएं, शाहजी ताजी डिसाइड करें। वेयर, अच्छा चलें। ये ना लिख लिया करें आप लोग, CR की क्लास में हम इसे लिखवाते हैं एंटिटी, सेलर और इसको कस्टमर। अच्छा, व्हेन ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं। When Taji has made a supply of beautiful cosmetic creams and such supply is cancelled by Taji. भाई ताजी शाहजी ने परचेज की है ना, ताजी ने बेची है। तो when a registered person मतलब कि ताजी has made a sale and such sale is cancelled by शाहजी, the शाहजी shall issue a, it is the document, it is the बॉलकॉइन को चूसते हुए जरा, प्लास्टिक का अपना ही मजा है वैसे, कहाँ को बनी और आलू बुखारे। Specify the document which must be issued by Shaji. Also state the particulars that should be mentioned on the document to be issued. The particulars कौन से? The quantity mentioned or cancelled. चलें शुरू करें। The value basis on the basis of value of slice shown in what? The amount of related sales tax. The following namely भूल गया, आगे लिखाएगा भूल गया। Following namely नेम एंड एंटी एंड ऑफ, नहीं आप लोग बायर सेलर लिखा है, आप लोग कुछ ना लिखा करें, आप लोग ना लिखा करें, छोड़ें, जो आप लोग बायर सेलर लिख के आइएगा। ट्रस्ट इश्यूज, नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, रीजन ऑफ एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ पर्सन इशूइंग द इनवॉइस। तो ये पर्टिकुलर्स हैं जो कि मेंशन करने हैं। गौरित ओके। अब आप हजरा, और जो कॉफी नहीं है, कॉफी अभी चाय भी नहीं है, इधर तो कह रहे कॉफी है, मैं कॉफी तो अच्छा माय ब्रो नौकम 45 का बी, 45 का बी जल्दी करें, 45 का बी। आज ये जरा डेबिट क्रेडिट नोट का तिया वांचा कर दें, जल्दी करें। कितने लोगों को पिछले सिनेरियो में पता चल गया था सिनेरियो 1 है? ठीक है, मुझे भी उसी को टेस्ट में डाले मोना सोल टू नोना, ताकि उसमें भी ये परेशान रहे मोना कौन है तो नोना कौन है। नहीं सर, डॉलेंस और किया के सवाल ही डाला करें आई कैप को, रनिंग में जनरल टायर का तो वैसे ही हर सवाल में नाम यूज किया करें। जी हाथ खड़ा करके जवाब दें।
ये आज मैं आपकी तरफ से जवाब समझूंगा, हाथ खड़ा करके जवाब दें। आज तो हाइब्रिड वाले भी माइक नहीं फाड़े, सुते थे ने। भाईजान ने बत्ती वही बालेगा ना, जरा नाल नाल पढ़े है, नाल नाल पढ़ नहीं, उसने सेल्स टैक्स 1990 की बत्ती कहाँ से बालनी है। ऑन 4 फरवरी 2021 ये पता चला है कि फाहद ने गलती से, पढ़ी मिनू, फाहद ने गलती से आउटपुट ऑफ 27,000 एक बिल में डाल दिया। इट वॉज रिवेल्ड दैट, ओ 4 फरवरी को, पढ़ी रखी मिनू, पानी ना आ जाओ तुम। 4 फरवरी को पता चला कि, पता चला, 4 को पता चला दैट गलती से आउटपुट 27 पे रिकॉर्ड हो गया एक बिल में, जो इशू हुआ था जुलाई में, इशू हुआ था जुलाई में। पता कब चला? फरवरी में। पता कब चले? फरवरी में। तो बता दें जब बिल बनाया था तो बिल में आउटपुट कितना डाला था? 27। उल्टी होगी, सॉरी, यानी 2772 हो गया था। असल में कितना था इन हिज सेल्स टैक्स रिटर्न? अब मुझे बताएं कि ये सेल रिटर्न का सिनेरियो, ये सेल प्राइस बढ़ने का सिनेरियो है? सेल प्राइस बढ़ने का सिनेरियो है। तो आउटपुट लिखा हुआ है ना, सेलर का सवाल है, तो सेल आउटपुट बढ़ने का सिनेरियो है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। तो आउटपुट ज्यादा तो गवर्नमेंट खुश। तो ये एडजस्टमेंट, कैन दिस बी मेड आफ्टर 180 डेज? अच्छा, अब इसमें लिख के आए, इन दिस केस, बल्कि इस तरह करें, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, याद है यही फिक्रा लिखा हुआ था उधर? अच्छा, सिनेरियो कौन सा बन रहा है? फ्री। आउटपुट बढ़ रहे ना, लेटर ऑन प्राइस बढ़ी या सेल्स टैक्स बढ़ गया। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ टैक्स, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज्ड, VOS नहीं, देखें इधर, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज इंक्रीज्ड, द फाहद shall issue a debit note, the Fahad shall issue a debit note. अब आपने ना ये लिख के आना है, इधर देखें पेज 637, इन दिस केस आउटपुट विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बताएं ना जल्दी। इंक्रीज हो रहा है, कितने से कितने पे जा रहे हैं? 27 से, तो लिखें इन दिस केस आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय, डिफरेंस नेम बाय 45,000। सो उठ जा, सो द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड, नहीं, कैन बी मेड, कैन ओनली ना लिखें, कैन बी मेड even if note is issued after 180 days of relevant supply, even if it is issued after 180 days of relevant supply. How Fahad can rectify this error? ये भी जरा डाल जाए, वैसे ऊपर आपने लिख लिया है, सो ही शुड रेक्टिफाई दिस एरर बाय इशूइंग अ डेबिट नोट। लिखें जरा कंक्लूड कर जाए, पहले आपने ऊपर लिखा है वैसे, लेकिन खैर है, सो ही शुड रेक्टिफाई दिस एरर बाय इशूइंग अ डेबिट नोट। जी,
आगे चलें जी। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, जाएं। ये आपके अम्मी अबू नहीं आगे पकड़ने, 2 मिनट पहले छोड़ दिया था मेरे बच्चे को, 2 मिनट पहले छोड़ दिया था। शुरू भी 2 मिनट आज लेट कराया सर आपने, और 2 मिनट पहले भी छोड़ दिया मेरे बच्चे को। ये खुदा के लिए मेरे बच्चे के फ्यूचर की केयर करें। छोटे बच्चे को तो हम समझा नहीं पा रहे, बड़ा अगर काबू आ गया है तो आप मुझे बताओ, सर उमैर ने नहीं कल बुलाया हुआ? बुलाया हुआ है ना? तो हम हाय हाय हाय, मैं तुझे मारूं। अच्छा जी, सर हाफिज उमर ने छुट्टी दे दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम तो आएंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, रिकॉर्डिंग